नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज के आईपीओ के बारे में। शुरुआत में बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स और वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कंपनी के बेसिक्स से। मिसेस बेक्टर्स फूड का ये आईपीओ 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच खुला रहेगा और इस आईपीओ का प्राइस बैंड 286 रुपीज टू 288 रुपीज है। इस कंपनी के एक लॉट में 50 शेयर्स रहेंगे। तो मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए आपके पास करीब 14,000 टू 15,000 रुपीज होने चाहिए। 22 दिसंबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 28 दिसंबर को कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी के इस इशू की साइज 540.54 करोड़ है। इसमें से 500 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं और सिर्फ 40.54 करोड़ के नए शेयर्स कंपनी इशू करेगी और उसके बदले में जो 40.54 करोड़ कंपनी को मिलेंगे वो कंपनी के एक्सपांशन और बाकी चीजों के लिए यूज किए जाएंगे। कंपनी में सीएक्स पार्टनर्स और गेटवे पार्टनर्स ये दो प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। इन दोनों प्राइवेट इक्विटी फंड्स के पास कंपनी का 46.75% स्टेक है और इस इशू के जरिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स अपना कुछ स्टेक बेचने वाले हैं। वही जो 40.54 करोड़ कंपनी को मिलेंगे उसे कंपनी अपनी पंजाब की एक फैसिलिटी को एक्सपांड करने जा रही है और उनमें से कुछ पैसों का उपयोग जनरल पर्पजेस के लिए करने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। मिसेस बेक्टर्स फूड ये कंपनी मिसेस रजनी बेक्टर ने 1978 में शुरू की थी। शुरुआत से ही वो आइसक्रीम्स, ब्रेड्स और बिस्किट जैसे प्रोडक्ट बना रही थी। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स को काफी पॉपुलैरिटी मिली और उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा और जल्दी कंपनी के दो ब्रांड्स काफी पॉपुलर हुए। उनमें से एक है मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका जो कि एक बिस्किट ब्रांड है और दूसरा है इंग्लिश ओवन जो कि उनका ब्रेड एंड बन का ब्रांड है। उनका क्रेमिका ये बिस्किट ब्रांड हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में काफ़ी फेमस है और उनके प्रीमियम बेकरी ब्रांड इंग्लिश ओवन की लगभग सारी मेट्रो सिटीज़ में प्रेजेंस है। मिसेस बेक्टर्स कई सारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स दैट इज क्यूएसआर चेन्स का काफ़ी बड़ा बंस का सप्लायर है। वो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट इन जैसे कई सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को अपने बंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी के बिस्किट सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी के पास इंडिया के बिस्किट सेगमेंट का 1% मार्केट शेयर है। इंडिया में बिस्किट सेगमेंट का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ब्रिटानिया के पास है जो कि 28% है, पार्ले के पास 27% है और आईटीसी के पास 11% है। तो बिस्किट सेगमेंट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफी कम है, सिर्फ 1% है। साथ ही अगर ब्रेड सेगमेंट की बात की जाए तो ब्रेड सेगमेंट में कंपनी के ब्रांड इंग्लिश ओवन का 6% मार्केट शेयर है और ब्रेड सेगमेंट में भी ब्रिटानिया का सबसे ज्यादा यानी 22% मार्केट शेयर है। बॉन का 13% मार्केट शेयर है और मॉडर्न फूड्स का 16% मार्केट शेयर है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू 2017 में 603 करोड़ था जो कि धीरे धीरे बढ़कर साल 2020 तक 714 करोड़ हुआ, यानी कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 5.79% से बढ़ा है जो कि बहुत ही एवरेज ग्रोथ रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2017 में 25.32 करोड़ था जो कि अगले साल बढ़कर 32 करोड़ हुआ, लेकिन उसके अगले 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई और फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 28.21 करोड़ रहा है, यानी कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 3.67% से बढ़ा है। वही इसी टाइम पीरियड में कंपनी की बिजनेस ग्रोथ तो खास नहीं हुई पर कंपनी का जो डेट है यानी कर्ज है वो काफी तेजी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट 35.67 करोड़ था जो कि साल 2020 तक बढ़कर 85.65 करोड़ हुआ है, यानी कंपनी का कर्ज पिछले 3 सालों में अच्छा खासा बढ़ गया है। जैसे कि हमने देखा कि बिस्किट सेगमेंट में कंपनी का 1% मार्केट शेयर है और कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का 59.20% रेवेन्यू बिस्किट सेगमेंट से आया है, 21.08% रेवेन्यू ब्रेड सेगमेंट से आया है और 16.84% रेवेन्यू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं उससे आया है और कंपनी का बाकी रेवेन्यू अपने बाकी छोटे मोटे प्रोडक्ट से आया है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। अगर पॉजिटिव फैक्टर्स की बात की जाए तो कंपनी के इंडिया में अच्छी खासी प्रेजेंस है, साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है। कंपनी का अगला पॉजिटिव फैक्टर यह है कि कई सारी बड़ी क्यूएसआर्स को कंपनी ने लगातार पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से उनकी काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन गई है और काफी लॉन्ग टर्म से उनका बिजनेस चलता आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेसेस की। तो पहली वीकनेस ये कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले कुछ सालों से काफी खराब रहे हैं, ग्रोथ बहुत ही कम रही है। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी बढ़ गया था, लेकिन वो एक वन टाइम इवेंट था जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अचानक से काफी बढ़ गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो ग्रोथ फिर से कम हुई। कंपनी का अगला नेगेटिव फैक्टर ये है
कि जिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को कंपनी बंस और बाकी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उनसे कंपनी का किसी भी तरह का अग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए आगे चलकर अगर बड़ी बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स मिसेस बेक्टर फूड से बंस और बाकी चीजें लेना बंद करते हैं तो उसका कंपनी के रेवेन्यू पर जरूर असर पड़ेगा। और फिलहाल एक अलग ट्रेंड भी चल रहा है, कई सारे रेस्टोरेंट्स अपने खुद के ब्रेड्स और बंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर हम देखते हैं कि वी बेक आवर ओन ब्रेड्स। तो इस तरह से बाकी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स अपने ही ब्रेड्स और बंस बनाने लगेंगे तो उसका कंपनी के रेवेन्यू पर अच्छा खासा असर रहेगा। कंपनी के लिए अगला नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी से एग्जिट लेने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी के लिए अगला नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि कई सारे सेगमेंट में कंपनी बड़े बड़े ब्रांड से कम्पीट कर रही है, जैसे कि ब्रिटानिया, पार्ले एटसेट्रा। तो ऐसे में कंपनी को स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी अपना मार्केट शेयर खो सकती है। और जहां तक कंपनी के बेकरी प्रोडक्ट्स की बात है तो जनरली बेकरीज के लिए एंट्री कॉस्ट काफी कम होती है, इसलिए कई सारी लोकल बेकरीज भी कई बार कंपटीशन देने लगती है। तो वो भी रिस्क यहाँ पर कंपनी के लिए जरूर रहेगी। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का डेट भी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है और ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर ही है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। कंपनी के इस आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1700 करोड़ होगा और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आ रहा है 58.42। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं तो ब्रिटानिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50.28 है, एग्रो फूड्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58.16 है और आईटीसी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19.09 है। सो ऐसे में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर हम पीईजी रेशियो की बात करते हैं तो पीईजी रेशियो के अनुसार जितना कंपनी का पीई है लगभग उतनी ही कंपनी की एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर पीई है उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के प्रॉफिट में सालाना सिर्फ 3 to 4% की ग्रोथ हो रही है। सो ऐसे में कंपनी का वैल्यूएशन हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस तरह से इन सारी चीजों को देखकर और इनका एनालिसिस करके आपको अपनी डिसीजन लेनी है। सो जहां तक कंपनी के लिस्टिंग गेन की बात है यानी शॉर्ट टर्म गेन की बात है तो वहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। वहां पर यह मैटर करता है कि कंपनी से रिलेटेड क्या कुछ बज़ चल रहा है, कंपनी से रिलेटेड क्या कुछ बातें चल रही है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरह से चल रहा है। सो यहाँ पर कंपनी का बज़ भी उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी कम नजर आ रहा है। सो इस आईपीओ पर आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस आईपीओ के बारे में और इस कंपनी के डिटेल के बारे में पता चले। जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।